नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है देश भर में क्यों मचा है पेंशन पर कोहराम। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसमें हम जानेंगे कि आखिर नई पेंशन और पुरानी पेंशन में क्या अंतर है। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। इस वीडियो के दौरान आपको नई पेंशन और पुरानी पेंशन की डिटेल पता चल जाएगी कि आखिर दोनों में क्या अंतर है, जिसकी वजह से नई पेंशन कर्मचारियों को नहीं भा रही है। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर पुरानी पेंशन पर इतना घमासान क्यों मचा हुआ है और नई पेंशन और पुरानी पेंशन में क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या अंतर है, ये सब हम डिटेल में जानेंगे। हमारा हेडिंग है देश में क्यों मचा है पेंशन पर कोहराम। क्या है पुरानी लाभ पेंशन व्यवस्था 1972, पुरानी पेंशन व्यवस्था यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम और नई पेंशन व्यवस्था न्यू पेंशन स्कीम में अंतर, ये सब हम आज की वीडियो में डिटेल में जानेंगे। संपूर्ण देश के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों, केवल पश्चिम बंगाल को छोड़कर, क्योंकि पश्चिम बंगाल में अभी भी ओपीएस लागू है, में पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली की मांग को लेकर आंदोलन तेज होता जा रहा है। कर्मचारियों की मांग है कि 1 जनवरी 2004 से लागू एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम या अंशदायी पेंशन योजना इसे कह सकते हैं, की जगह ओपीएस पुरानी पेंशन योजना या लाभदायी पेंशन योजना को लागू किया जाए, ताकि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों के परिवार का भविष्य सुरक्षित हो सके। क्यों, कैसे और कब देश विभिन्न राज्यों में लागू की गई एनपीएस, सबसे पहले हम यही जान लेते हैं। भारत सरकार द्वारा पेंशन क्षेत्र के विकास और विनियमन के नाम पर 10 अक्टूबर 2003 को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई, जिसके द्वारा 1/1/2004 के बाद नियुक्त होने वाले केंद्रीय अधिकारियों, कर्मचारियों, शिक्षकों के लिए एनपीएस लागू की गई। जबकि सच्चाई यह है कि केंद्र सरकार कर्मचारियों को बुढ़ापे में दी जाने वाली पेंशन की जिम्मेदारी से खुद को बचा रही थी। केंद्र सरकार द्वारा एनपीएस लागू किए जाने के बाद विभिन्न राज्यों की सरकारों द्वारा भी केंद्र के दबाव में भिन्न भिन्न तिथियों में उक्त व्यवस्था को अपने कर्मचारियों हेतु स्वीकार कर लिया गया। राज्यों में एनपीएस लागू होने की दिनांक देखते हैं। तमिलनाडु में ये 1/4/2003 को लागू हुई, हिमाचल प्रदेश में 15/5/2003 को, राजस्थान में 1/1/2004 को, पंजाब में 1/1/2004 को, आंध्र प्रदेश में 1/9/2004 को, छत्तीसगढ़ में 1/11/2004 को, झारखंड में 1/12/2004 को, मध्य प्रदेश में 1/1/2005, उड़ीसा 1/1/2005, मणिपुर 1/1/2005, असम 1/2/2005, उत्तर प्रदेश 1/4/2005, गुजरात 1/4/2005, गोवा 5/8/2005, बिहार 1/9/2005, उत्तरांचल 1/10/2005, महाराष्ट्र 1/11/2005, हरियाणा 1/1/2006, कर्नाटक 1/4/2006, सिक्किम 1/4/2006, अरुणाचल प्रदेश 1/1/2008, जम्मू कश्मीर में 1/1/2010, नागालैंड में 1/1/2010, मेघालय में 1/4/2010 और मिजोरम में 1/9/2010 और केरल में आपकी 1/4/2013 कांग्रेस सरकार ने शुरू की। त्रिपुरा में 1/4/2018 को भाजपा सरकार ने शुरू की। पश्चिम बंगाल एक ऐसा प्रदेश जहां पर अब भी ओपीएस लागू है, यानी कि पुरानी पेंशन व्यवस्था पश्चिम बंगाल में आज भी लागू है। वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल राज्य को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एनपीएस लागू है। सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि अर्धसैनिक बलों के जवानों के भविष्य को भी एनपीएस के हवाले कर दिया गया है। पुरानी पेंशन व्यवस्था देश में केवल 2 समूह के लिए लागू है। पहला समूह है सेना के लिए, परंतु 1/1/2004 के बाद नौकरी में आए अर्धसैनिक बलों के लिए नहीं है, केवल सेना के लिए है। दूसरा सांसदों विधायकों के लिए
एक नई कई कई पेंशन योजनाएं हैं और तीसरा माननीय जजों के लिए है। 1982 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार 1/1/2004 के बाद नौकरी में आए माननीय जजों को पुरानी पेंशन मिल रही है। यह शुक्र है कि ये लोग कम से कम अपने न्याय पाने में सफल हो गए। अब जानते हैं हम क्या है पुरानी पेंशन और नई पेंशन स्कीम में अंतर। सबसे पहला जो अंतर है वो है आपका जीपीएफ की सुविधा। पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत शिक्षक और कर्मचारी के लिए जीपीएफ की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें कर्मचारी के वेतन का 10% हिस्सा जमा होता है, जिस पर उसे निश्चित दर से ऊंची दर पर ब्याज प्राप्त होता है। कर्मचारी अपनी आवश्यकता अनुसार आसानी से जीपीएफ पर लोन प्राप्त कर सकता है, जिसका उसे कोई ब्याज नहीं देना पड़ता। नई पेंशन स्कीम में जीपीएफ की सुविधा प्राप्त आपकी नहीं होती। दूसरा अंतर है पेंशन के लिए कटौती। पुरानी पेंशन योजना में पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं होती है और सेवानिवृत्त कर्मचारी को पेंशन देना पूर्ण रूप से सरकार की जिम्मेदारी होती है, जबकि नई पेंशन योजना में वेतन से प्रति माह बेसिक प्लस डीए के योग के 10% की कटौती निर्धारित है और कटौती के बराबर ही सरकार भी अंशदान करती है। केंद्र और कुछ राज्यों ने सरकारी अंशदान 10 से बढ़ाकर लगभग 14% कर दिया है, जिसमें कार्मिक को फायदा न मिलकर कारपोरेट को ही मिला है। परंतु इतने के बाद भी कर्मचारी को निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं होती और आपको साफ साफ बोलूं तो एनपीएस में कुछ न मिलेगा, सब बर्बाद होना तय है। स्टैंप पर आप लिख सकते हैं इसको। उसके बाद तीसरा है पेंशन की निश्चित राशि। पुरानी पेंशन योजना में रिटायरमेंट के समय एक निश्चित पेंशन अंतिम वेतन का 50% की गारंटी होती है। साथ ही साथ डीए की बढ़ी दरों और वेतन आयोग का लाभ भी कर्मचारी को प्राप्त होता है, जबकि नई पेंशन योजना में पेंशन कितनी मिलेगी यह सुनिश्चित नहीं होता। यह पूरी तरह से शेयर मार्केट और बीमा कंपनी पर निर्भर होता है। चौथा अंतर है इसमें पेंशन देने की जिम्मेदारी। पुरानी पेंशन सरकार देती है, जबकि नई पेंशन बीमा कंपनी देगी। यदि कोई समस्या आती है तो हमें सरकार से नहीं बल्कि बीमा कंपनी से लड़ना पड़ेगा। चौथी होती है आपकी ग्रेच्युटी। पुरानी पेंशन पाने वालों के लिए रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी अंतिम वेतन के लगभग 16.5 माह का वेतन मिलता है, जबकि नई पेंशनों के लिए ग्रेच्युटी की कोई व्यवस्था नहीं है। परंतु सरकार ने बड़े आंदोलनों के बाद हाल ही में अस्थायी व्यवस्था की, उसके बाद अब स्थायी व्यवस्था हो चुकी है ग्रेच्युटी की। उसके बाद डेथ ग्रेच्युटी। पुरानी पेंशन वालों को सेवा काल में मृत्यु होने पर डेथ ग्रेच्युटी मिलती है, जिसे 7वें पे कमीशन ने 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया है, जबकि नई पेंशन वालों के लिए डेथ ग्रेच्युटी की सुविधा समाप्त कर दी गई है। परंतु सरकार ने बड़े आंदोलनों के बाद अस्थायी व्यवस्था की, उसके बाद अब ये स्थायी व्यवस्था आपकी हो चुकी है। नंबर 7 पारिवारिक पेंशन। पुरानी पेंशन में आने वाले लोगों को सेवा काल में मृत्यु होने पर उनके परिवार को पारिवारिक पेंशन मिलती है, जबकि नई पेंशन योजना में पारिवारिक पेंशन को समाप्त कर दिया गया था, परंतु बाद में संशोधन कर सेवा काल में मृत्यु होने की दशा में पारिवारिक पेंशन की व्यवस्था को अस्थायी बहाल कर दिया गया है। नंबर 8 डीए और वेतन आयोग का लाभ। पुरानी पेंशन पाने वाले को हर 6 माह बाद महंगाई और घटित होने वाले वेतन आयोग का लाभ भी मिलता है, जबकि नई पेंशन व्यवस्था 60 वर्ष की आयु में जो पेंशन फिक्स कर दी जाएगी, सेवानिवृत्त कर्मी की मृत्यु होने के समय तक उतनी ही राशि प्राप्त होती रहेगी। डीए की बढ़ी दरों और वेतन आयोग के गठन के लाभ से पेंशनधारी वंचित रहेंगे। उसके बाद नंबर 9 है आयकर की अदायगी। पुरानी पेंशन योजना में जीपीएफ निकासी रिटायरमेंट के समय पर कोई आयकर नहीं देना पड़ता, जबकि नई पेंशन योजना में जब रिटायरमेंट पर जो अंशदान का 60% वापस मिलेगा उस पर आयकर लगता था। वर्तमान में 30% टैक्स कटता ही था, अब नए संशोधन के टैक्स हाल में छोड़ दिया गया है। अब देखते हैं पुरानी पेंशन के मुख्य तथ्य क्या क्या हैं। पुरानी पेंशन व्यवस्था का शेयर मार्केट से कोई संबंध नहीं था। इसके अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारी को पेंशन देना सरकार का उत्तरदायी होता था। पुरानी पेंशन में हर 6 माह पर डीए जोड़ा जाता था। पुरानी पेंशन व्यवस्था में गारंटी थी कि कर्मचारी या अधिकारी की आखिरी सैलरी का लगभग आधा उसे पेंशन के तौर पर मिलेगा, और अगर किसी भी आखिरी मूल वेतन 50,000 है तो उसे 25,000 पेंशन मिलती थी। इसके अलावा हर साल मिलने वाला डी और वेतन आयोग के तहत वृद्धि की सुविधा थी। उसके साथ साथ नौकरी
करने वाले व्यक्ति का जीपीएफ अकाउंट खोला जाता था, जिसमें कर्मचारी के मूल वेतन का 10% कटौती करके जमा किया जाता था। जब वह रिटायर होता था तो उसे जीपीएफ में जमा कुल राशि का भुगतान होता था एवं सरकार की तरफ से आजीवन पेंशन मिलती थी। पुरानी पेंशन योजना में ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी का प्रावधान है। पेंशन के लिए कर्मचारी के वेतन से किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाती थी। अब बात करते हैं नई पेंशन के मुख्य तथ्य क्या क्या हैं। न्यू पेंशन स्कीम एक म्यूचुअल फंड की तरह है। यह शेयर मार्केट पर आधारित व्यवस्था है। पुरानी पेंशन की तरह इस पेंशन में हर साल डीए नहीं जोड़ा जाता है, फिक्स रहती है। कोई गारंटी नहीं है कि कर्मचारी या अधिकारी की आखिरी सैलरी का लगभग आधा ही उसे पेंशन के तौर पर मिले। एनपीएस कर्मचारी या अधिकारी जिस दिन वह रिटायर होता है उस दिन जैसा शेयर मार्केट होगा उस हिसाब से उसे 60% राशि मिलेगी। बाकी के 40% के लिए उसे पेंशन प्लान लेना होगा। पेंशन प्लान के आधार पर उसकी पेंशन निर्धारित होगी। नई व्यवस्था में कर्मचारी का जीपीएफ अकाउंट बंद कर दिया गया है। विरोध किन बातों पर है? 1 जनवरी 2004 को जब केंद्र सरकार ने पुरानी व्यवस्था को खत्म करके नई व्यवस्था लागू की तो एक बात साफ थी, अगर राज्य चाहें तो इसे अपने यहां लागू कर सकते हैं। मतलब व्यवस्था स्वैच्छिक थी, परंतु उत्तर प्रदेश ने इसे 1/4/2005 को लागू कर दिया। एकमात्र राज्य पश्चिम बंगाल में आज भी पुरानी व्यवस्था लागू है। पुरानी पेंशन व्यवस्था नई व्यवस्था की जगह शेयर मार्केट पर आश्रित नहीं है, लिहाजा उसमें जोखिम आपका नहीं था। न्यू पेंशन स्कीम लागू होने के 16 साल बाद भी यह व्यवस्था अभी तक पटरी पर नहीं आ सकी है। नई स्कीम में कोई गारंटी नहीं है कि कर्मचारी या अधिकारी के आखिरी सैलरी का लगभग आधा ही उसे पेंशन के तौर पे मिले, क्योंकि शेयर मार्केट से चीजें तय होती हैं। नई व्यवस्था के तहत 10% कर्मचारी और 10% सरकार देती है, लेकिन जो सरकार का 10% का बजट है वही पूरा नहीं है। सिर्फ केंद्र कर्मचारी के मामले में सरकारी अंशदान 14% दिए जाने के आदेश हुए हैं। उत्तर प्रदेश में मौजूदा समय में लगभग 15 लाख कर्मचारी हैं। अगर उनकी औसत सैलरी निकाली जाए तो वह 40,000 के आसपास है। इस हिसाब से कर्मचारी का 4,000 रुपये अंशदान है, लेकिन इतना ही अंशदान सरकार को भी करना है। मोटे तौर पर सरकार के ऊपर कई हजार करोड़ का भार आ रहा है और दोनों अंशदान शेयर मार्केट में सट्टा खेल रहे हैं, असुरक्षित है। यदि शेयर मार्केट सुरक्षित है, सरकार को वेतन की जगह शेयर ही दे देना चाहिए और नेताओं को भी वेतन की जगह शेयर देने चाहिए। नई व्यवस्था के तहत मान लीजिए अगर किसी की पेंशन 2000 निर्धारित हो गई तो वह पेंशन उसे आजीवन मिलेगी, उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं होगा। पुरानी व्यवस्था में ऐसा नहीं था, उसमें हर साल डीए और वेतन आयोग की वृद्धि के तहत वृद्धि की सुविधा थी। एनपीएस विरोध की जगह शेयर मार्केट आधारित व्यवस्था को लेकर है, जिसमें निश्चित पेंशन राशि की कोई गारंटी नहीं है। कर्मचारियों का कहना है, मान लीजिए एक कर्मचारी 1 लाख रुपए जमा करता है और जिस दिन वह रिटायर होता है उस दिन शेयर मार्केट में उसके 1 लाख का मूल्य 10,000 रुपये हो जाता है, तो फिर क्या करेगा वो? तो उसे 6,000 रुपये मिलेंगे, क्योंकि 4,000 तो उसको किसी बिना कंपनी में पेंशन स्कीम लेनी होगी। इसमें कोई गारंटी नहीं है। परंतु पहले जो व्यवस्था थी, पुरानी लाभ पेंशन योजना में नौकरी करने वाले व्यक्ति का जीपीएफ अकाउंट खोला जाता था, जिसमें कर्मचारी के मूल वेतन का 10% कटौती करके जमा किया जाता था। जब वह रिटायर होता था तो उस जीपीएफ में जमा कुल राशि का भुगतान होता था और सरकार की तरफ से आजीवन पेंशन मिलती थी। परंतु नई व्यवस्था में जीपीएफ अकाउंट बंद कर दिया गया है। समझ में नहीं आता एनपीएस में सुधार की अवधारणा वाले क्या क्या सुधारेंगे। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।